हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फर्स्ट वीडियो में थोड़ा बहुत उसकी रिएक्शन के बारे में समझे थे। आज वहीं से थोड़ा सा पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। जो क्वेश्चन हम समझ रहे थे दैट वाज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो रिलेट करता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो पॉइंट ये था, पॉइंट नंबर 1, कि अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर समझा जाए तो दो अलग अलग बीकर में हम लोग सेल यानी कि इलेक्ट्रोड पुट करके एक हाफ सेल बना लेते थे, और ये हाफ सेल को जोड़ने के लिए एक चीज़ यूज़ कर सकते थे जो यहाँ पर हमने करी थी यू शेप के ट्यूब में, विच इज़ कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। और आज उसी के यूज़ के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन और आगे समझनी है और सेल को कंप्लीट करते हैं बेटा। तो अगर इस प्लेट के साथ में गैल्वेनोमीटर जी जोड़ दिया जाता था, जो लास्ट टाइम हमने समझा था, तो ये गैल्वेनोमीटर जी जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन शो कर देता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस हिसाब से आगे जाएंगे। और लास्ट टाइम हमने समझा था कि अगर ये जिंक की प्लेट है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के कॉपर वाली साइड पे जा रहे थे। तो इस वाले बीकर नंबर ए के सोल्यूशन में एक एनालिसिस हमने ये किया था जहाँ पे ZnSO4 का सोल्यूशन है, और यहाँ पर जो सोल्यूशन हमने पुट किया हुआ था दैट वाज CuSO4। एंड लास्ट टाइम वी ऑब्जर्व वन थिंग कि ये जो Cu2+ है वो प्लेट पर जाकर चिपक रहा था, यहाँ जमा हो रहा था, और जिंक जो है वो प्लेट पर से निकलकर सोल्यूशन में Zn2+ फॉर्म में आ रहा था। इट मीन्स बीकर ए में अगर देखा जाए, इसको मैं बीकर ए कंसिडर कर लेता हूँ, यहाँ पर बीकर नंबर बी कंसिडर कर लेता हूँ। तो बीकर ए में अगर देखा जाए तो धीरे धीरे Zn2+ बढ़ता जा रहा था, और बीकर बी में SO4 यानी कि आफ्टर सम टाइम अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया जाए तो बीकर ए धीरे धीरे कैसा होने लगेगा, पॉजिटिव सोल्यूशन वाला, और बीकर नंबर बी सर ये नेगेटिव सोल्यूशन वाला, नेगेटिव सोल्यूशन। तो अगर यही हाल रहा तो थोड़ी देर बाद सेल अपने आप काम करना बंद कर देगा। और आपको पता होगा कि हमने यहाँ सॉल्ट ब्रिज में कुछ सोल्यूशन यहाँ पे पुट किया हुआ था, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वाला, यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें कुछ आयंस प्रेजेंट होंगे। जैसे आपको याद होगा कि हमने कौन सा सोल्यूशन यहाँ पे पुट किया हुआ था, तो ऐसा वाला सोल्यूशन लिया था जिसमें K+ और Cl- दो आयंस यहाँ पे प्रेजेंट थे। इन शॉर्ट हमने KCl का सोल्यूशन यहाँ पे लिया हुआ था। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे K+ आयन प्रेजेंट है, Cl- आयन प्रेजेंट है, और इसको जेली फॉर्म में भरा हुआ था। एक्चुअली होता क्या है कि जब यहाँ पर ये बीकर पॉजिटिव होने लगेगा, ये वाला बीकर नेगेटिव होने लगेगा, बीकर इन द सेंस सोल्यूशन अगर पॉजिटिव नेगेटिव होना स्टार्ट हो गए, तो ये वाला सॉल्ट ब्रिज का सोल्यूशन क्या करेगा, इसको बोलेगा भाई तू पॉजिटिव हुआ है, ये वाला सोल्यूशन पॉजिटिव हो रहा है, अच्छा एक काम करो, लो Cl- यहाँ पे रिलीज कर देगा थोड़े बहुत जितनी ज़रूरत होगी, और उस सोल्यूशन को न्यूट्रल करा लेगा, क्योंकि न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी ज़रूरी है। अगर न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगी बेटा तो सेल अपने आप काम करना बंद कर देगा। तो इस वाले बीकर में कौन सा चार्ज बढ़ रहा है, SO4 और अगर SO4 इंक्रीज हो गया बेटा, यहाँ पे ये SO4 अगर इंक्रीज हो गया तो सोल्यूशन नेगेटिव बनेगा। तो उस टाइम पर जो सॉल्ट ब्रिज है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्या करेगा, यहाँ से धीरे धीरे किसको बाहर निकालेगा, K+ को, पॉजिटिव आयन को, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन नेगेटिव बन रहा था, ये वाला सॉल्यूशन पॉजिटिव बन रहा था। सो दैट इज व्हाई इट वाज रिलीज Cl- कि जाने दो उसके अंदर न्यूट्रल हो जाएगा, भले बढ़ते रहे Zn2+, यहाँ से आते रहेंगे Cl-, यहाँ से भले बढ़ते सर SO4 यहाँ से आता रहेगा K+ बैलेंस करने के लिए। तो ये भी एक सॉल्ट ब्रिज का इंपॉर्टेंट यूज है। तो अगर हमें एक पॉइंट समझना है यूजेस ऑफ सॉल्ट ब्रिज,
तो एक्चुअल सॉल्ट ब्रिज की दो काम होते हैं, यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज, यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज। एक्चुअली पहला जो यूज है बेटा सॉल्ट ब्रिज का, दैट इज फॉर कनेक्टिंग टू हाफ सेल। हाफ सेल अब आप समझ रहे होंगे, क्योंकि हम यहां पर सिर्फ एक ही बीकर ले रहे हैं बेटा, ये एक ही बीकर है, ये एक ही बीकर है, और उसमें एक ही प्लेट ऐड करी हुई है बेटा, एक ही प्लेट है। तो हमें पता है बेटा कि जिंक, लास्ट टाइम हमने ऑब्जर्व की थी केमिकल रिएक्शन जो कुछ ऐसे मिल रही थी कि एनोड पर होने वाली रिएक्शन, तो हमने ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया था कि एनोड पर जो रिएक्शन हो रही है दैट वाज Zn in solid form gives Zn2+ in aqua plus 2 electron minus which was oxidation reaction। और कैथोड पर होने वाली रिएक्शन भी हमने ऑब्जर्व करी थी, तो कैथोड पर होने वाली जो केमिकल रिएक्शन थी इट वाज Cu2+ on the cathode which was in aqua form गेनिंग 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन जिंक यहां से निकाल रहा था ना, ये जिंक यहां से जो रिलीज कर रहा था, वही इलेक्ट्रॉन भागते हुए इसी Cu2+ के पास चले गए थे, जो Cu2+ गेन करके सॉलिड में कन्वर्ट हो गया था, Cu सॉलिड फॉर्म। और ये वाली जो रिएक्शन थी वो रिडक्शन थी। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने यहाँ पर रेडॉक्स भी ऑब्जर्व करी थी। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या बताया था कि जो इक्वल चीज़ें हैं उसको कैंसिल कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। ये गया डिशुम, ये गया डिशुम, तो बचा क्या हमारे पास, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली जितनी भी चीज़ें बच जाती थी हम लोग उसको लिख देते थे यहाँ पे। और क्या क्या चीज़ें बचती थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, तो अगर यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाए तो सर एक तो बचता था हमारे पास जिंक इन अ सॉलिड फॉर्म प्लस Cu2+, इट वॉज इन एक्वा फॉर्म गिव्स। राइट हैंड साइड पे बच गया था हमारे पास Zn2+, which was in aqua form plus Cu solid। ये हो गई रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब पॉइंट पर आ जाते हैं वापस, उसी पॉइंट पर, यूजेस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो एक्चुअल यूजेस ऑफ सॉल्ट ब्रिज में हमने क्या चीजें ऑब्जर्व करी है, तो यूजेस ऑफ सॉल्ट ब्रिज में हम पहला यूज लिख सकते हैं यहां पे, यूजेस ऑफ सॉल्ट ब्रिज में, फॉर कनेक्ट टू हाफ सेल, यानी दो हाफ सेल को कनेक्ट करने का काम ये सॉल्ट ब्रिज करता है, जोड़ने का काम, एक ब्रिज जैसा काम करता है, एक हिस्से को दूसरे हिस्से से कनेक्ट करता है। और हमें पता है, हमने अरेंज भी ऐसा किया हुआ है। देखो सॉल्ट ब्रिज का जो एक एंड है ना बेटा, वो इस वाले बीकर में हमने डैप किया, और उसका दूसरा वाला एंड जो है यू वाली जो यू शेप ट्यूब है बेटा, उसका सेकंड वाला एंड हमने यहाँ पर डैप किया है। और यही रीजन है कि वो दोनों हाफ सेल को इनडायरेक्टली यहां पर कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो सेकंड वाला पॉइंट अगर ऑब्जर्व किया जाए, दूसरा वाला यूज, तो हमने ये देखा कि जब सेल काम करने लगता है तो बीकर ए में Zn2+ आयन धीरे धीरे इंक्रीज होता है, ये बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। ये देखो राउंड जहां पे बनाया Zn2+, तो धीरे धीरे बीकर पॉजिटिव बनने लगेगा। अगर बीकर पॉजिटिव बनने लगेगा तो दिक्कत ये होगी कि सर वहां पर सामने वाली साइड पे बीकर नंबर बी में नेगेटिव सोल्यूशन बन रहा है, यहां पर पॉजिटिव बन रहा है। अगर इस तरीके की कंडीशन क्रिएट हुई तो सेल काम करना बंद कर देगा, यानी रिएक्शन खत्म हो जाएगी, हमें प्रोडक्ट मिलनी बंद हो जाएगी। तो उस टाइम पर हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि ये जो K+ और Cl- है वही निकल के आ रहे थे। देखो यहाँ पर ये वाले जो आयंस हमने ड्रॉ किए थे यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज से निकल के जो आ रहे थे, ये वाले, कि यहाँ पर अगर Zn2+ बढ़ रहा है तो यहाँ Cl- को जाने दो, यहाँ Cl- को जाने दो। इट मीन्स कि वो बैलेंस करता था चार्ज को बैलेंस करने का काम करता था। कौन? ये सॉल्ट ब्रिज के थ्रू Cl- यहाँ पर आकर, और यहाँ पर बेटा Cu2+ चले जाने की वजह से CO4 2- आयन जो इंक्रीज हो गया था वो मैनेज हो जाता था। किसकी वजह से सर? K+ के आ जाने की वजह से यहाँ पर K+ मैनेज कर लेता था। दैट वॉज द पॉइंट बीकर नंबर बी में। तो सॉल्ट ब्रिज का एक और काम हो गया बेटा, यहाँ पर न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का काम करता है कि सेल को न्यूट्रल करके रखता है बेटा, ताकि रिएक्शन आगे कंटिन्यू हो।
तो सॉल्ट ब्रिज का एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले होता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एंड अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फर्स्ट पॉइंट याद आपको एक बार दिलाऊं बेटा, तो उसकी जो डेफिनेशन थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, वो कुछ हम ऐसे लिखते थे, क्योंकि बैटरी यहाँ पर कहीं पर भी सेल का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम इस वाले में सेल के स्ट्रक्चर में कहीं पर भी बैटरी यूज नहीं कर रहे। ये पूरा सेल का स्ट्रक्चर देख लो आप, पूरा स्ट्रक्चर देख लो ये वाला, जहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स लिए हैं, कहीं पर भी बैटरी कनेक्ट नहीं की हुई है। एंड दैट इज द मेन रीजन, और कि हम डेफिनेशन के फॉर्म में ये लिख सकते हैं, समझा सकते हैं कि सर हमने कहीं पर भी बैटरी यूज नहीं करी, इन द सेंस वी आर यूजिंग ओनली एंड ओनली केमिकल एनर्जी, एंड द सेल विल बी कन्वर्टेड दिस केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं उसकी डेफिनेशन कि ये वाला जो सेल हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दिस सेल is converted chemical energy into electrical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हुआ समझ आया? ये इलेक्ट्रॉन देखो निकल के भागने लग गए सर, ये वाले इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करो, ये इलेक्ट्रॉन निकल के भागा, ये वाले इलेक्ट्रॉन जा रहे बाय वायर बाय वायर बाय वायर। और फिजिक्स क्या कहती है हमें कि अगर इलेक्ट्रॉन निकलकर दौड़ने लग गया, भागने लग गया, तो भाई यहाँ पे वोल्टेज या एम्पियर जो है वो दौड़ना स्टार्ट हो गया, इट मीन्स करंट दौड़ना स्टार्ट हो गया। तो यूज तो हमने बैटरी वगैरह कहीं पे किया नहीं था, फिर भी इलेक्ट्रॉन निकल के भाग रहा है, इट मीन्स कि ये सेल जो है वो यूज कर रहा है केमिकल एनर्जी और कन्वर्जन हमें दे रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो दैट इज द मेन थिंग जो डेफिनेशन में हम लिखते हैं बेटा। और आगे भी हमें एक आंसर में लिखने के लिए जरूरत पड़ेगी जब हम कंपैरिजन लिखेंगे इलेक्ट्रोप्लीटिंग सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ था कि दिस चैप्टर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 पार्ट्स। पहला तो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना है, केमिकल ये वाला सेल पढ़ना है। दूसरा हम पढ़ेंगे प्लेटिंग सेल। तो एक्चुअली प्लेटिंग सेल और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डिफरेंस क्या होगा, जब ये समझने की बात आएगी तब हमें ये पॉइंट चाहिए होगा दोनों की डेफिनेशन लिखने के लिए। इज दैट क्लियर? होप सो समझ में आपको आ रहा होगा, होप यू विल एंजॉय। और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड कमेंट कीजिए इफ़ यू हैव एनी डाउट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेल की 2 फॉर्म है बेटा यहाँ पे, और एक पॉइंट और कि ये जो सेल हमने पढ़ा हुआ है, सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि सेल जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो बहुत सारे अलग अलग नाम से नोवन होता है बेटा। जैसे एक तो इसका नाम है बेटा गैल्वेनिक सेल। तो अगर मान लो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जगह पर अगर आपको गैल्वेनिक सेल करके दिया हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज ऑल्सो द अनदर नेम ऑफ द सेल, तो आप यूज कर सकते हो। गैल्वेनिक सेल हो गया। सेकंड है डैनियल सेल। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, आप नोट्स बना सकते हो बेटा इसके लिए। पहला बताया गैल्वेनिक सेल, दूसरा इसका नाम आप यूज कर सकते हो बेटा डैनियल सेल, क्योंकि ये डैनियल सेल के तौर से भी जाना जाता है बेटा, डैनियल सेल। और हाँ, इसका मेन जो नाम है वो तो है ही बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसके अलावा उसके और कितने नाम है, तो गैल्वेनिक सेल हो गया। अब सेकंड मैं लिख रहा हूं बेटा यहां पे नोवन नेम डैनियल सेल। डैनियल सेल। तो ये जितनी भी नाम है उसको रिप्लेस करके सवाल में पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ गैल्वेनिक सेल, एक्सप्लेन द डैनियल सेल। इसके फॉर्म में पूछा जा सकता है, इसके फॉर्म में पूछा जा सकता है, कुछ भी हमें बना के दे सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सारे के सारे एक ही सेल है। इवन वोल्टेइक सेल अगर आपको लिख के दिया जाए तब भी इसी के बारे में एक्सप्लेन करना है, वोल्टेइक सेल। तो टोटल 4 नाम हो गए यहां पर, 1 2 3 एंड दिस 1 4। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल एंड वोल्टेइक सेल। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है या पॉइंट है, अगर उसको समझने की कोशिश करें हम, तो पॉइंट इज दैट
जो सेकंड क्वेश्चन है, सेल का स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए। इट मीन्स स्टैंडर्ड सेल क्या होगा। अगर आपने ये यूनिट पढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं सुना होगा बेटा ये वर्ड स्टैंडर्ड सेल, नॉन स्टैंडर्ड सेल। तो अगर स्टैंडर्ड सेल की डेफिनेशन हमसे पूछी जाती है तो व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन फॉर द स्टैंडर्ड सेल। तो एक्चुअल आप एक चीज़ नोटिस करिए कि जब हम सेल को प्रिपेयर करते हैं बेटा, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो अगर हम कोई सेल प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोई एक पर्टिकुलरली टेम्परेचर पे कर रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग अगर किसी कमरे में बैठे हुए, यहाँ पर अगर हम सेल बना रहे हैं बेटा, है ना, इस कमरे में मान लो इस कमरे का टेम्परेचर अगर 28 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि आपको पता होगा कि 28 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो ऐसा ही भैया आएगा, वो डांटेगा, वो बोलेगा भाई डिग्री सेल्सियस हटाओ, हमें चाहिए केल्विन। तो हो सकता है यहाँ पर आपको केल्विन में दिया हो, क्योंकि ज़्यादातर आपको टेक्स्ट बुक में जो मिलेगा बेटा वो केल्विन में ही मिलेगा। बट वी आर जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, सो मैंने डिग्री सेल्सियस में लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे। तो अगर मान लो 28 डिग्री सेल्सियस है, अगर मान लो कहीं और कोई बंदा, जैसे हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो दिल्ली के अंदर अगर मान लो इस कमरे का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस हो, तो हमारा सेल जो काम करेगा भाई वो कितने टेम्परेचर पे मतलब अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, 28 डिग्री सेल्सियस पे काम करेगा ये हमारा सेल, ये वाला सेल। तो अगर कोई बंदा अगर मान लो कनाडा में बैठा हुआ है, वहां पर अगर वो सेल बना रहा है तो वहां का उसका रूम टेम्परेचर कुछ अलग होगा। जैसे मान लीजिए वहां का टेम्परेचर हम ले लेते हैं 15 डिग्री सेल्सियस, तो डेफिनेटली सेल की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बदल जाएगी। तो एक आइडियल कंडीशन सोचने के लिए कि चाहे आप कनाडा में बैठे हुए हो या फिर आप दिल्ली में हो, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको चीजें बिल्कुल मेंटेन करके चलनी है जो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए बताई गई। क्योंकि आप जो सेल की वोल्टेज नोट करोगे, सेल की और कुछ प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करोगे, वो हर एक जगह पे सिमिलर मिले, इसी वजह से हम ये चीजें करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर मान लेते हैं कि सेल के बारे में सोचा जाए तो सेल के साथ कौन कौन सी चीजें अटैच हो सकती है। तो सर सेल के साथ में एक तो लिक्विड होता है यहाँ पर, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जो यहाँ पर सेल के अंदर भरा हुआ है, ये है इलेक्ट्रोलाइट यानी लिक्विड। फिजिकल स्टेट देख लो। अब किसी भी लिक्विड के लिए कौन सी चीज देखी जाती है बेटा या ऑब्जर्व करी जाती है, तो लिक्विड के लिए डेफिनेटली हम कंसंट्रेशन ऑब्जर्व करते हैं, कंसंट्रेशन। तो अगर लिक्विड यहां पर प्रेजेंट है, जो कि हर सेल में होगा बेटा, तो उसके लिए कंसंट्रेशन देखनी है। और स्टैंडर्ड सेल उसे तभी माना जाएगा जब उस बीकर में भरे हुए लिक्विड की कंसंट्रेशन 1 मोलार हो। अगर 1 मोलार से थोड़ी भी प्लस माइनस हुई तो फिर आप उसे नॉन स्टैंडर्ड सेल कह लोगे। इट मींस मान लो कि अगर ये सेल है जिसमें आपको बताया जाए कि इन दिस सेल द लिक्विड कंसंट्रेशन इज 0.8 मोलार, तो सर 0.8 मोलार नहीं चलेगा, 0.5 मोलार सर नहीं चलेगा, 1.2 मोलार नहीं चलेगा, 0.01 मोलार नहीं चलेगा, जस्ट एंड जस्ट टेकिंग 1 मोलार। अब अगर मान लो सवाल होता है कि सर 1 मोलार मतलब यहाँ पे तो दो बीकर थे, ये तो आपने एक ही बीकर शो किया हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो 2 बीकर है उन दोनों बीकर में मान लो यहाँ पर भी सोल्यूशन भरा हुआ है, यहाँ पर भी भरा हुआ है, सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट किया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। इस वाले सोल्यूशन की भी कंसंट्रेशन 1 मोलार और इस वाले सोल्यूशन की भी कंसंट्रेशन 1 मोलार। अगर दोनों में से किसी एक बंदे ने यहाँ पर मिसगाइड किया कि भाई नहीं मेरे को तो चाहिए 0.08 मोलार या 0.8 मोलार, मीन्स हमने ये ऐड करा हुआ है सोल्यूशन, लेकिन अगर इस वाले फॉर्म में रखा हुआ है कि एक बीकर का जो सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलार, दूसरे के लिए मैंने फॉलो नहीं करी, इट मींस कि ये वाला सेल बन गया नॉन स्टैंडर्ड सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप लिक्विड यहां पर भर रहे हो बेटा दोनों बीकर में इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो उनकी कंसंट्रेशन मस्ट बी 1 मोलार फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन। और अगर मान लो इसमें कोई गैस रिलेट करता, मतलब अगर कोई गैस प्रेजेंट होता, हमने जो ऊपर ये वाला सेल पढ़ा हुआ है वहां पर तो कोई बेटा गैस इन्वॉल्व नहीं थी, तो यहाँ के लिए तो सिर्फ आपको लिक्विड कंडीशन देखनी है। लेकिन आगे एक सेल आएगा बेटा हाइड्रोजन हाफ सेल जिसे हम पढ़ेंगे बेटा, तो वहां पर गैस इन्वॉल्व होती है, गैस टेक पार्ट करती है। तो उस टाइम पर आपको गैस के लिए क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो चलो सोचो गैस के लिए कौन सी चीज देखी जाती है, तो सर प्रेशर। तो अगर गैस इन्वॉल्व है तो उसका प्रेशर होना चाहिए 1 बार, तो मैं उसे
एक स्टैंडर्ड सेल कहूँगा। अगर मान लो 1 बार की जगह पर 0.5 बार, 1.5 बार, 10 बार, 5 बार ऐसा कुछ भी दिया हुआ है, तो दैट कंडीशन इज एक्सेप्ट एज अ नॉन स्टैंडर्ड सेल। मतलब अगर गैस भी इन्वॉल्व है, तो अगर दोनों चीजें इन्वॉल्व है, जैसे मान लो यहां पर लिक्विड भी इन्वॉल्व है सर, तो 1 मोलार कंपलसरी, गैस भी इन्वॉल्व है 1 बार कंपलसरी, नहीं चलेगा अगर यहां पर थोड़ा सा भी चेंज होगा तो। और सर सेल को कितने टेम्परेचर पर बनाया जाएगा, तो सेल को बनाया जाएगा 298 केल्विन टेम्परेचर। अगर इसको आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हो तो 25 डिग्री सेल्सियस होगा। इसे एक और नाम भी दिया जाता है बेटा, होप्स आपको पता होगा, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पर अगर आपने ये सेल बनाया हुआ है, इट मींस 298 केल्विन टेम्परेचर, तो यहां पर ये तीनों कंडीशन जब फॉलो होगी, तीनों कंडीशन जब ऑब्जर्व होगी, उसी टाइम पर मैं इसको स्टैंडर्ड सेल बता सकता हूं। इट मीन स्टैंडर्ड सेल की डेफिनेशन क्या हो गई सर, फॉलो 3 थिंग्स। कौन कौन सी, तो सर सबसे पहला हमें देखना है यहां पर लिक्विड। अगर लिक्विड इन्वॉल्व है तो उसकी कंसंट्रेशन आपको यहां पर मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, 1 मोलार फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन। सेकंड थिंग एंड थर्ड थिंग, तो सर सेकंड वाली चीज हमने क्या ऑब्जर्व करी कि अगर कोई गैस यहां पर इन्वॉल्व होता है इन अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो उसके लिए देखा जाता है बेटा प्रेशर, और उसका प्रेशर जो मेंटेन होना चाहिए वो 1 बार, इट विल बी ऑल्सो कंपल्सरी। और तीसरी चीज थी बेटा टेम्परेचर, जहां पर सेल को बनाया गया है, टेम्परेचर। और यहां पर टेम्परेचर जो है वो हमने ऑब्जर्व किया 298 केल्विन, इट मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस। अगर ये तीन चीजें फॉलो हो रही है तो कंसीडर दैट सेल इज इन अ स्टैंडर्ड कंडीशन। सो hope so the second question or second theory will be also clear. What is a standard cell, explain that. अगर ऐसा कोई सवाल आए तो ये आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो बेटा फॉर स्टैंडर्ड सेल। तो ये एक और सवाल हो गया, स्टैंडर्ड सेल क्या होता है। तो 2 पॉइंट हमारे क्लियर हुए बेटा, एक हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा पॉइंट जो हमने यहां पर कंप्लीट किया दैट इज स्टैंडर्ड सेल की डेफिनेशन। तो वीडियो अगर पसंद आए बेटा आपको तो बिल्कुल शेयर